नमस्कार। आइए आज जानते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसका वैभव इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। मराठा साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य को चुनौती देने का काम शुरू किया। 1658 में अस्तित्व में आए औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। उसके दौर में मुगल साम्राज्य चरम पर पहुंच गया। दक्कन का क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यहाँ मराठों का विद्रोह सबसे बड़ी चुनौती माना गया। यहाँ मराठाओं के उत्थान के अनेक कारण थे। पहाड़ी क्षेत्रों व घने जंगलों में उन्होंने गोरिल्ला युद्ध को अपनाया। दक्कन सल्तनत का कमज़ोर होना, हिंदू विरोधी नीतियाँ और कुछ हद तक मराठा संत जैसे संत तुकाराम, संत रामदास और संत एकनाथ के सामाजिक धार्मिक एकता के प्रयास भी इनके उत्थान का कारण बने। मराठा शासन को स्थापित करने का श्रेय शाहजी भोसले व उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र की एकता में शासन स्थापित करना और नागरिक कल्याण की बात करना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके चलते आज भी महाराष्ट्र में उनकी महानता की कहानियाँ वहाँ के उत्सव और संगीत में सुनाई दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे कैसे शिवाजी महाराज ने क्रांतिकारी कृत्यों के द्वारा एक नया इतिहास रच दिया। मराठों का उदय 7वीं शताब्दी में मुगल उत्तर भारत में फैल चुके थे। दक्कन का क्षेत्र 5 सल्तनत में विभाजित था: अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब बात करें मराठा। कौन थे मराठा? मराठी भाषा बोलने वाले किसान योद्धा समूह को मराठा कहा जाता था, जो पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में रहते थे। मराठा प्रधान सेनापति और मनसबदार के रूप में बीजापुर और अहमदनगर में सेवाएं देते थे। इनमें सबसे मुख्य जाति थी भोसले, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आइए जानते हैं शाहजी भोसले, जिनका समय था 1594 से 1664। इनका जन्म अहमदनगर में 1594 में जनरल मालोजी भोसले के यहाँ पर हुआ। मालोजी भोसले को अहमदनगर राज्यपाल ने पुणे और सूबे जिले की जागीरें सौंपी थी, जिसे शाहजी भोसले ने विरासत में पाया। शाहजी भोसले भी अहमदनगर में प्रधान सेनापति बने, लेकिन अहमदनगर मुगलों व अन्य शासकों के बीच टकराव होते रहते थे। शाहजी भोसले चालाकी से कभी मुगलों और अन्यों की तरफ पक्ष बदलते रहते थे। ये शाहजी भोसले का अपना साम्राज्य स्थापित करने का एक तरीका भी था। मुगल शासक शाहजहां दक्कन को जीतना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शाहजी से संधि कर जुनार व संगम क्षेत्र लिया, लेकिन 1632 में मुगलों ने उनकी जागीर छीन ली और शाहजी ने बीजापुर सल्तनत से जुड़कर पुणे और सूबे जिले को फिर से अपने कब्जे में लिया। इससे नाराज होकर मुगलों ने 1634 के परेंदे युद्ध में शाहजी द्वारा संचालित बीजापुर सेना को हराया। इसके बाद 1636 मुगल बीजापुर शांति संधि हस्ताक्षर हुई, जिसके तहत शाहजी को मावली, जुनार आदि क्षेत्र मुगलों को देने पड़े और वो खुद बीजापुर के दक्षिण में भेज दिए गए। वे पुणे को जागीर के रूप में ले सकते थे, पर वहाँ रह नहीं सकते थे। अतः उन्होंने वो जागीर अपनी पत्नी राजमाता जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी के नाम कर दी। शिवाजी अभी अबोध थे तो दादाजी कोंडदेव जागीर इकट्ठा करते थे।
यहीं से हम देखते हैं कि कैसे शाहजी ने छत्रपति शिवाजी का मार्गदर्शन किया, उन्हें दक्कन की राजनीति में शामिल रखा। आइए छत्रपति शिवाजी के उत्थान को समझते हैं। उनका समय था 1630 से 1680 तक। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे में शिवनेर के जिले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके गुरु व अभिभावक दादाजी कोंडदेव व समर्थ गुरु रामदास ने उनका पूरा साथ दिया। 1647 में पूना की जागीर का असली नियंत्रण उनके हाथ में आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के विस्तार की शुरुआत तोरना जिले को कब्जे में लेकर की। फिर उन्होंने 1656 में रायगढ़ किला जीता, जो 1664 में मराठा शासन की राजधानी बना। 1656 में उन्होंने मराठा चीफ चंद्रराव कोरे को हराकर जावली पर कब्जा किया। इसका ये महत्व था कि इसने इन्हें मावला राज्य का सर्वमान्य राजा बना दिया। बाद में सतारा और कोंकण पर कब्जा करके अपने राज्य का विस्तार किया और बीजापुर के कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसी नीति के चलते उनका कई बार बीजापुर के आदिल शाह द्वितीय के साथ सामना हुआ। 1657 में प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय शिवाजी की इन बढ़ती विजयों से परेशान था और उनके प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने सरदार अफजल खान को भेजा। अफजल खां 10,000 सैनिकों के समूह को हैंडल करने वाला था और बहुत चालाक था। अफजल खां और छत्रपति शिवाजी की इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर कई बातें सुनी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अफजल खां अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ पहुंचा और उसने शिवाजी महाराज को व्यक्तिगत मिलने के लिए बुलाया और कहा बीजापुर के लिए उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन छत्रपति को पक्का पता था कि ये एक जाल था, इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि दोनों के पास कोई हथियार या सैनिक नहीं होने चाहिए, केवल एक अंगरक्षक साथ में हो। गले मिलने के बहाने अफजल ने इन पर कटार से हमला किया, पर कवच के कारण छत्रपति बच गए। फिर उन्होंने अपने हथियार से अफजल को मार गिराया और उनके हथियारों को लूट ले गए। इसे ही प्रतापगढ़ का युद्ध कहा जाता है। आइए अब जानते हैं शिवाजी महाराज का मुगलों के साथ संघर्ष। दक्कन में दिल्ली के शासकों की रुचि काफ़ी पहले से थी। इसमें सबसे अधिक अच्छा उदाहरण था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसने अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट कर ली थी। दिल्ली से दौलताबाद आना एक बड़ी बात थी। औरंगजेब भी दक्कन में अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था और छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति के कारण शाइस्ता खान को दक्कन का राज्यपाल नियुक्त किया। 1660 में शाइस्ता खान ने पूना को कब्जे में लिया। उसे अपना केंद्र पूना को बना लिया उसने। मराठों के पूना में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, पर मुगल लोकल लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाए। इसका फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाया। एक रिकॉर्ड के अनुसार 1663 में एक शादी समारोह के रूप में वे पूना में घुसे और शाइस्ता खान को हराया। 400 की सेना बाराती बनकर वहां घुसी। कहते हैं शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काट दी और ये दिन आज भी शिव तेज के रूप में मनाया जाता है। हार से हताश औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। 1665 में आमेर के राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगलों ने मराठाओं पर फिर आक्रमण किया और पुरंदर किले पर कब्जा कर लिया। फिर संधि हुई और शिवाजी को 35 में से 23 किले उन्हें देने पड़े। लेकिन मुगलों की ये जीत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। 4 साल की तैयारी के बाद
1670 में शिवाजी महाराज ने मुगलों को फिर से हराकर अपने किले वापस लिए और मुगलों के सूरत पर भी कब्जा कर लिया। 1674 में जाकर छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी परंपरा रही और आज भी है। मराठा प्रशासन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी के समय अष्टप्रधान का निर्माण हुआ, जो सीधे राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। ये इस प्रकार थे। पहला, पेशवा, जो कि मंत्रियों का प्रधान होता था। दूसरा, सरे नौबत या सेनापति कहें, प्रधान सेनापति। तीसरा, अमात्य यानी वित्त मंत्री। चौथा, वाक्य नवेश यानी कि आंतरिक मंत्री। सचिव, जो कि पत्र व्यवहार करता था राजा के लिए। इसके बाद सुमंत, जो कि विदेश मंत्री होता था। फिर न्यायाधीश, उसके बाद पंडित राव, जो कि दान का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी घुड़सवार सेना को 2 भागों में विभाजित किया था। एक थी बारगीर, जो छत्रपति द्वारा नियुक्त सेना थी, जिन्हें स्टेट मेंटेन करता था, और सिलादार, जिन्हें नॉवल्स मेंटेन करते थे। इसके अलावा उन्होंने नेवी की भी स्थापना की, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा गया। छत्रपति का प्रशासन मलिक अंबर से प्रेरित था, जिसमें धरती को मापने के लिए रोड का प्रयोग होता था, जिसे काठी कहते थे। राजस्व संग्रहण के लिए स्पेशल ऑफिसर्स होते थे, जिन्हें कारकुन कहा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी मुख्य कर थे, जिन्हें मराठाओं से नहीं, पड़ोसी राज्यों से ही लिया जाता था। चौथ यानी 1/4 फंड, सरदेशमुखी यानी 10वां भाग। जदुनाथ सरकार के अनुसार ये टैक्सेस मराठा आक्रमणों से बचने के लिए दूसरे स्टेट से मुगलों के लिए दिए जाते थे। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा उत्तराधिकार टकराव में उलझ गए। उनके 2 पुत्र संभाजी महाराज और राजा राम थे। संभाजी महाराज राजा हुए। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी और औरंगजेब ने संभाजी महाराज के पुत्र साहूजी वन को एक शासक घोषित कर बंदी बना लिया। साहू महाराज के कार्यकाल में ही पेशवा, जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो शक्तिशाली हो गए। अब हम बात करेंगे पेशवाओं की। पेशवाओं में सबसे पहला नाम है बालाजी विश्वनाथ का। 1713 में साहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इन्होंने पेशवाओं को शक्तिशाली बनाया। इन्होंने मुगल कैपिटल में अपनी सेना भेजकर सैयद भाइयों की सहायता भी की, इसलिए मुगल इतिहास में वे किंग मेकर्स भी कहे गए। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को फिर से मजबूत किया। इसके बाद आते हैं इनके बेटे बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740 तक। बाजीराव प्रथम बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने अपने पिता की विरासत संभाली। इनके समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, जहां मराठा तिहाई भाग पर, दक्कन के तिहाई भाग पर नियंत्रण कर रहे थे। बाजीराव ने अपना कूटनीतिज्ञ रवैया बढ़ाकर मालवा व गुजरात तक विस्तार किया। इनके दौर में मुगल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, इसलिए कई मुगल राज्यों पर इन्होंने अपना कर नीति लागू किया। इसके अलावा 1728 में उन्हें निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी हराने के बाद यह
क्रेडिट मिला। बाजीराव प्रथम ने एक सिस्टम जो कि मराठा परिसंघ था स्थापित किया। इसके अंतर्गत मराठा साम्राज्य 5 संघों में बांट दिया गया। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा। हर परिसंघ को एक चीफ के हाथ में दिया गया जो उन्हें शासित कर सकते थे। इसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। इनके दौर में मराठा साम्राज्य पेशवाओं की हुकूमत में आ गया। छत्रपति नॉमिनल हेड बन गए। 1752 में पेशवा और मुगलों के बीच एक एग्रीमेंट के तहत पेशवा मुगल्स की आंतरिक और बाहरी लड़ाइयों में मदद करने वाले थे। उत्तर पश्चिम राज्यों में चौथ और आगरा अजमेर में कर के इकट्ठा करने को प्राथमिकता दी जाने लगी। इसी कारण जब अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर आक्रमण किया, मराठा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए। पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने अफगानी रोहिला और अवध के नवाब सजाउद्दौला की मदद से 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजित किया। ऐसा कहते हैं कि इस हार की खबर सुनकर बाजीराव पेशवा का निधन हो गया। खैर, हर बड़े साम्राज्य की तरह मराठाओं का भी पतन हुआ। मराठाओं के पतन का मुख्य कारण था मराठा परिसंघ में आपसी द्वेष और कमजोर उत्तराधिकारी जैसे माधवराव जो कि 1761 से 72 तक रहे और नारायण राव जो 1772 से 74 तक रहे, जो साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पुणे में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। यहां से निकला दूसरा कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्लासी और बक्सर में जीत हासिल कर अपना दबदबा बढ़ा रही थी। पुणे में उत्तराधिकार की लड़ाई व राजनीतिक उथल पुथल का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में लड़ाई छिड़ गई। लेकिन मराठा अभी भी शक्तिशाली थे, इसलिए पहले ब्रिटिश मराठा युद्ध में जो कि 1775 से 82 तक चला में वे जीते और सलवाई की संधि के तहत 20 साल की शांति स्थापित की गई। तीसरा कारण 1795 में बाजीराव द्वितीय की नीतियां जो बहुत बड़ी असफलता साबित हुई। बाजीराव द्वितीय ने 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैसाई की संधि द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर ली। वास्तव में इसके द्वारा पेशवाओं से उनकी सारी ताकत छीन ली गई। इस नीति के तहत वे किसी अन्य स्टेट के साथ संबंध भी नहीं रख सकते थे, ना ही स्टैंडिंग आर्मी रख सकते थे। इसके बाद दूसरा ब्रिटिश मराठा युद्ध हुआ जो कि 1802 से 5 में हुआ। ब्रिटिशर्स ने सिंधिया और भोंसलों को पराजित कर अलग अलग संधि की। आखिर 1817 में मराठों का भी अंत हो गया जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने समर्पण कर दिया। इन सब के अलावा मराठाओं के पतन के कुछ और कारण जो इतिहासकार बताते हैं। एक, ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन पॉलिसी जिसका प्रयोग बाद में बिगड़ गया। दूसरा, युद्ध नीति पर, गोरिल्ला युद्ध नीति पर अत्यधिक निर्भरता। अरक्षणीय परिसंघ प्रणाली जिसके चलते 5 मराठा सरदारों में टकराव होते रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे मराठाओं की परंपरा की। साम्राज्य का अंत तो हुआ पर मराठाओं की परंपरा आज भी जिंदा है। छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से याद किया जाता है। दक्कन में मराठा किला आज भी आकर्षण के केंद्र हैं।
शिवाजी महाराज की एक परंपरा उनकी गोरिल्ला युद्ध की नीति भी थी। इसी तकनीक का प्रयोग वियतनाम ने यूएस के खिलाफ किया था। स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स कलेक्शन का इंट्रोडक्शन पेशवाओं का सबसे अच्छा कृषि सुधार था। मराठाओं ने देश में आंतरिक एकता भी पक्की की, जो आज भी प्रेरणादायी है। शून्य से उठकर ये मराठा साम्राज्य 2 शताब्दियों तक चला। आज भी इसका वैभव अमर है। धन्यवाद।